शायद आज हम्माद अली गुल से सब कुछ कह देना चाहता था। हाँ, मुझे मानसेरा में तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो दिन अच्छी तरह से याद है। अली गुल ने माजी में झांकते हुए कहा, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब हम दोनों मदरसे के पिछले दरवाजे से निकल रहे थे। उस वक्त सामने वाली मस्जिद के ज़हन में कच्ची छत के साइबान में ख्वारज़म नामी लड़का सबको तरबियती कोर्स के लिए इकट्ठा कर रहा था। हम दोनों भी रश देखकर वहाँ पहुँच गए थे। अंदर जाकर पता चला कि उन लड़कों को अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्होंने फहाशी और उरियानी के खिलाफ मुहिम में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई थी। मुझे याद है हम्माद ने इस तरह कहा जैसे एतराफ़ जुर्म कर रहा हो। ख्वारज़म के उस्ताद के दर्स में मेरे लिए अच्छाई बुराई की तमीज़ सीखने का वाहिद ज़रिया थे। मुसफ़्फ़री, शायरी, किस्सा गोई, शेर व शायरी, अदाकारी, ये सब काम करने वाले काफिर बल्कि काफिर से निपटता है, क्योंकि काफिर तो खुला दुश्मन होता है ना, जबकि ये लोग मुसलमान होकर हमारे दरमियान रहकर दोस्त बनकर हमारे ज़हनों और ईमान दोनों को ख़राब करते हैं। इनको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। पहले इन्हें समझाओ और अगर ना माने तो फिर ताकत के ज़रिए इन्हें रोको, वरना रोज़े हशर हम सब भी मुनाफिकों की तरह जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में जाएंगे। ये वो दर्स था जो सुबह शाम ख्वारज़म की बैठक में दिया जाता था। उस्ताद मोहतरम के दर्स में फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे से मेरे दिल में नफ़रत बिठा दी थी। खौफ और नफ़रत में आकर मैंने अब्बा के बहादुरी के अवार्ड लेते हुए माजी की तमाम तस्वीरों को भी आग लगा दी थी। माँ बेचारी घंटों जली हुई तस्वीरों के टुकड़ों को दीवार जमा करती जाती थी और मुझे कोसती जाती थी। ये उन दिनों की तस्वीरें थीं जब अब्बा फ़ौज में अर्दली था और उन्हें कई एजाज़ात और मेडल मिले थे। और इन्हीं तस्वीरों में उनकी शादी की यादगार तस्वीरें भी थीं। मगर उस्ताद का कहना था कि तस्वीरें बुत परस्ती की तरफ ले जाती हैं। माँ घर चलाने के लिए कशीदाकारी का मरकज़ चला रही थी और अब्बा होटल में धमाके के बाद टांग कटवा कर बिस्तर पर पड़ा था। बिस्तर पर पड़े पड़े उसके जिस्म में फोड़े पड़ गए थे जिनसे पीप और खून धस रहा था। मानसेरा में गुजारे दिन ड्रामे ख्वाब की तरह हम्माद के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। ऐसे ख्यालात जिनका ताल्लुक किसी शहर, इलाके या मोहल्ले के बजाय खुद से मुंतखब की हुई सोबत से था। ये उसका वो मुतज़ाद और पुरस्रार मासी था जिससे दादू के घर में कोई वाकिफ नहीं था। हम्माद बेख्याली में बहुत सी ऐसी बातें कहता जा रहा था जो मानसेरा के अली गुल को पहले से मालूम थी। उन्हीं दिनों अम्मा ने इंडस्ट्रियल होम में कशादाकारी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाना शुरू कर दी थी, जिस पर मैंने बहुत उद्यम मचाया था और घर छोड़कर तुम्हारे घर आ गया था। उस्ताद कहते थे कि अंग्रेजी काफिरों की ज़बान है, काफिरों की। मैंने दिल ही दिल में अम्मा के इस ट्यूशन सेंटर को बम से उड़ाने की तरकीबें सोचना शुरू कर दी। उधर अम्मा कंप्यूटर्स के लिए ग्रांट की दरख्वास्त देने पेशावर तक पहुंच गई, जहां फजल करीम भाई से माँ की मुलाकात हुई। वो किसी सिंपोजियम में शिरकत के लिए वहाँ आए हुए थे और वहीं अम्मा ने मुझे कहीं नौकरी दिलाने की बात भी उनसे कर दी। और अम्मा ने फजल करीम भाई के दिए हुए पते के साथ मुझे कराची रवाना कर दिया और इस तरह मैं दादू के पास पहुंच गया। हम्माद ने लंबा सांस भरते हुए अपनी बात मुकम्मल की। मगर ख्वारज़म के उस्ताद की नसीहतों से भरे तुम्हारे दिल पर दादू के घर का माहौल देखकर क्या गुजरी? औरतों की तालीम और अंग्रेज़ी ज़बान के खिलाफ उस्ताद मोहतरम के फतवे, फ़नून लतीफ़ा, शायरी पर कुफ्र के खिताबात, उन सब का क्या बना? अली गुल ने आखिरकार अपने ज़हन में हर वक्त मचलते सवालात को हम्माद के आगे रख दिया। सच बात तो ये है कि हम्माद सोचते हुए बोला, यहाँ आकर मुझे सारा माहौल मुल्हदराना बल्कि काफिराना किस्म का लग रहा था।
दादू की शेर व शायरी, शोरा के किस्से, रिदा बाजी का खुले मुंह घूमना, फजल करीम और रबनवाज भाई का अंग्रेजों की नकाली भरा कारोबार, सच पूछो तो इन सब चीजों से नफरत और कराहियत होती थी। बहुत दिन तक तो मैं सोचता रहा कि मुझे ऐसे खराब माहौल में रहना भी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि शायद उस्ताद की दुआ के तोहफे मुझे इस घर के लिए मुंतखब किया गया। मैंने दिल ही दिल में इस घर में सुधार लाने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। मैं दादू को बताऊंगा कि शेर व शायरी फिस्क व फुजूर की तरफ ले जाती है, लड़कियों का खुले मुंह घूमना और अंग्रेजी जबान का पढ़ना अज़ाब इलाही को दावत देता है, काफिरों का जैसा रहन सहन जहन्नुम की तरफ ले जाता है। मगर मुझे उस्ताद की ये नसीहत भी याद थी कि किसी को कुछ समझाने से पहले खुद को टटोल कर अच्छी तरह ये सोचो कि क्या तुमने इतना इकबाल भी हासिल किया है जो दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। किसी को पैगाम देने से पहले, कुछ समझाने से पहले इतना काबिल एतमाद बनना पड़ता है कि दूसरा तुम्हारी बात को रद्द करने से पहले कई बार सोचे। इससे पहले कि हम्माद अपनी बात आगे बढ़ाता, अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। हम्माद और अली गुल घबरा कर अपने अपने बिस्तरों से उठ बैठे। दरवाजे पर रबनवाज खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों में नफरत भरी थी। रबनवाज क्या कुछ कह रहा था, हम्माद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका सारा वजूद सनसना रहा था और दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। तो तुम यहाँ दवाओं के जरिए कत्ल करने आए हो। कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों इस वक्त तक यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि दादू की तमाम दवाएं और मेडिकल आलात की लेबोरेटरी से टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। और अगर दादू की दवाओं में किसी आमिज़िश का जरा सा भी सबूत मिला तो फिर तुम दोनों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। दोनों साकित खड़े थे। इसके बाद बाहर से कमरा लॉक होने की आवाज आई और फिर कमरे में खामोशी छा गई। हम्माद और अली गुल पर 3 हफ्ते पहाड़ की तरह भारी गुजरे। आखिरकार अब उन्हें ये घर छोड़ना था। वो दोनों किसी अनजानी मंजिल के मुसाफिरों की तरह भटकने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। हम्माद ने अपना सामान भी बांध लिया था, वही एक सूटकेस जो वो साथ लेकर आया था। रात ढलने लगी थी। नींद अली गुल और हम्माद दोनों की आंखों से कुसुम हुई और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों सहम गए। इस वक्त, हाँ, आज से 3 हफ्ते पहले तकरीबन इसी वक्त दरवाजे पर बेदबारी और शक ने दस्तक दी थी। मगर इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? हम्माद को खुद अपनी आवाज से डर लग रहा था, मगर दरवाजे पर बिल्कुल खामोशी थी। कौन? उसने इस बार जरा जोर से पूछा, मगर आवाज में खौफ नुमाया था। मैं रबनवाज। हम्माद ने डरते डरते दरवाजा खोला। रबनवाज भैया, मेरा मतलब है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम दोनों सुबह सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। उसने रबनवाज की तरफ से नजरों से देखते हुए कहा। रबनवाज की आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे कई रातों की नींद की प्यासी आंखें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी 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 आइए आइए, हम्माद ने बौखलाते हुए कहा। मुझे मालूम है बहुत देर हो गई है। नहीं, हम अभी सोए नहीं थे। नहीं, मेरा मतलब है तुमने जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली होगी ना। मैं ये कहना चाहता था कि जी रबनवाज भाई, हमारे रहने का भी इंतज़ाम हो गया है। आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी और ना आइंदा मैं इस घर का रुख करूँगा। मेरी वजह से आप सबको जो अज़ियत पहुँची है मैं उसका इजारा तो नहीं कर सकता और दादू से तो मैं आँख मिलाने के भी काबिल नहीं। जब एक बार का बंद टूट जाए तो सारी उम्र शक की तुगयानी से लड़ना पड़ता है। ये बात मैंने दादू की लाइब्रेरी की किसी किताब में पढ़ी थी। जब मैंने अपना एतबार ही खो दिया तो फिर सफाई देने की कोशिश करना हिमाकत है। हम्माद नजरें झुकाए बोले जा रहा था। सुनो, तुम और अली गुल कहीं नहीं जा रहे, तुम दोनों यहीं रहोगे बिल्कुल पहले की तरह। मगर हम्माद ने उसकी तरफ वैसे देखा जैसे उसे अपने कानों को यकीन ना आ रहा।
अमाद, बड़े बड़ों से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं तुम्हें इस दलदल में फिर दोबारा नहीं फंसने दूंगा जिससे बाहर निकलने के लिए तुमने खुद को इतना बदल डाला। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पिछले 3 हफ्तों में जो कुछ हुआ उसे एक ड्रावना ख्वाब समझ कर भूल जाना, मेरी खातिर नहीं, दादू की खातिर। और हाँ, अपनी कीमती चीज़ें इधर उधर ना फेंकते फिरा करो, एहतियात से रखा करो। अपनी डायरी में आइंदा भी अपने दिल की सच्ची बातें लिखते रहना। इस डायरी ने मुझे आज कफ़ारा अदा करने में बड़ी मदद की।